कोई भी महान राजा अच्छे समय में पैदा नहीं होते। महान राजा, महान शासक हमेशा खराब हालातों से ही निकलकर सामने आते हैं और उनसे पहले की कई जो पीढ़ियां होती है उनका जो दर्द होता है वो दर्द ही उन्हें अंदर से मजबूत करता है। और जिस महान शासक की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो किसी ऐसे शासक की नहीं है जिन्हें पहले से ही मजबूत खड़ा एम्पायर अपने पिताजी से तोहफे में मिला था। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म और उनके जन्म से पहले की, उनके फाउंडेशन की। 400 साल पहले का भारत बहुत अलग था। उस वक्त ना स्वराज्य था, ना किसी किले पर लहराता हुआ केसरिया झंडा था। खासकर दक्कन की जमीन, वो दक्कन की जमीन एक ऐसी जमीन थी जो ताकतवर सल्तनत के बीच बहुत पिसी हुई थी, जहां मराठा शासक अपने लिए नहीं बल्कि उन राजाओं के लिए लड़ते थे जो उन पर राज करते थे, खासकर निजाम शाही और आदिल शाही। मराठों में हिम्मत थी लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी, ना उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले पूरा दक्कन उलझा हुआ था। हर तरफ कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी थी। करीब 180 सालों तक दक्कन पर बहमनी सुल्तानों का कंट्रोल रहा था। बहमनी ये एक बहुत ही ताकतवर ऐसा मुस्लिम किंगडम था जो साउथ की कृष्णा नदी से लेकर नॉर्थ में विंध्य की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी शासक या सल्तनत कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब सत्ता में बैठे लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो वो सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। 15वीं सदी के आखिर तक आते आते बहमनी सल्तनत के अंदर आपस में ही लोग लड़ने लगे, उनमें ग्रुप्स बनने लगे। मतलब एक समय ऐसा आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देने के बजाय कौन क्या कर रहा है, किसके खिलाफ कौन सी कंस्पिरेसी हो रही है, उस पर राजाओं का ज्यादा समय जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। और इनका जो एक पावरफुल चीफ था महमूद गवान, जिसने काफी लंबे समय तक बहमनी सल्तनत को संभाला था, कुछ लोगों ने मिलकर कंस्पिरेसी करके 1481 में उसे ही मार दिया। इसके बाद 1490 तक आते आते 5 अलग अलग लोगों ने एक एक करके खुद का इंडिपेंडेंट एम्पायर घोषित कर दिया और जो बहमनी सल्तनत थी वो टूट कर 5 अलग अलग राज्यों में बट गई। और ये राज्य थे अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही, बरार की इमाद शाही और बिदार की बरीद शाही। अब इन पांचों के पास अपनी अपनी पावरफुल आर्मी थी। इन पांचों को ज्यादा से ज्यादा इलाका चाहिए था, लैंड चाहिए था, इसलिए इनकी आपस में ही लड़ाइयां शुरू हुई और इन लड़ाइयों के बीच में फंसे हुए थे मराठा। अब मराठाओं के जो चीफ होते थे जैसे देशमुख, सरदार, पाटिल, ये सब ट्रेंड वॉरियर्स थे। उनके पास जमीनें थी, लोग थे, लड़ने की पूरी काबिलियत थी, लेकिन उनका अपना कोई किंगडम नहीं था, उनका अपना कोई राजा नहीं था जो उन्हें कंट्रोल कर सके, उन्हें गाइड कर सके। जो भी सत्ता में होता था वही उनका मालिक होता था। और सत्ता में जो थे उनके बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि वो कैसे थे, और वो आपस में बटे हुए थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो इसलिए ये जो मराठा थे ये भी आपस में बटे हुए थे क्योंकि ये मजबूर थे। ये सारे मराठे इन पांचों शासकों के लिए लड़ रहे थे, खासकर निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। अब जरा सोचिए कि मराठों की पूरी वॉरियर क्लास, सब बहादुर, काबिल भी थे, लेकिन दूसरों के लिए लड़ने के लिए मजबूर थे। और आम लोगों की हालत तो इनसे भी बदतर थी। निजामों की और आदिल शाह की सेना जब गांव के पास से गुजरती थी तो वो जो चाहिए था, कोई खाने की चीज हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई औरत हो, उन्हें वो उठा लेते थे। इनसे बचकर जो किसान खेती में थोड़ा बहुत मेहनत करने की कोशिश करते तो सूखा उनकी जान लेता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गांव के लोगों के हालत इतने खराब थे कि लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए खुद को बेचने के लिए भी तैयार थे, और फिर भी उन्हें खरीदने वाला भी कोई नहीं होता था। ये हाल था आज के महाराष्ट्र का और उस समय के दक्कन का। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले आपको कई और पर्सनैलिटीज के बारे में जरूर जानना होगा। उनमें से पहले दो नाम है, मालोजी राजे जाधव और लखुजी राजे भोसले। अगर आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुने तो आप अकेले नहीं हो। हिस्ट्री अक्सर आखिरी जीत को याद रखती है, और उस जीत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उनका फाउंडेशन क्या था, वो पहली सीढ़ी भुलाई जाती है। तो मालोजी राजे भोसले जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी के पिता यानी दादाजी थे। तो लखुजी राव जाधव जो थे वो महाराज के माताजी के पिता यानी नानाजी थे। अब मालोजी राजे भोसले और लखुजी राजे जाधव, इन दोनों की मुलाकात कैसी हुई वो जान लेते हैं। तो मालोजी राजे भोसले
भोसले जो थे उनका जन्म 1552 के आसपास एक साधारण मराठा परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे बाबाजी भोसले वो पाटिल थे, यानी गांव के मुखिया थे, जो पुणे के आसपास के कुछ गांव को संभाल रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, ना बहुत ज्यादा ताकत थी। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई विठोजी को लेकर अपना गाँव छोड़ दिया और बाहर मौके की तलाश में निकल पड़े। ये मौका उन्हें मिला सिंदखेड़ गाँव में लखुजी राव जाधव के यहाँ। अब लखुजी राव जाधव की फैमिली उस इलाके की सबसे ताकतवर मराठा फैमिली थी और ये परिवार अहमदनगर की जो निजामशाही थी उनके लिए काम करता था। लेकिन एक समय पर ये जाधव वंश इतना ताकतवर था कि मुस्लिम शासकों के इस दक्कन में आने से पहले इनका ही प्रशासन था। निजामशाही कोर्ट में लखुजी राव जाधव के पास 10,000 सैनिकों का मनसब था, यानी उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी। मालोजी राजे और उनके भाई जो थे उन्होंने शुरुआत में लखुजी राव जाधव की सेना में छोटे मोटे काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपने बलबूते पर वो सबकी नजर में आ गए और 1577 तक वो निजामशाही सल्तनत के इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए थे कि वो मलिक अंबर के भरोसेमंद आदमी बन गए थे। अब ये मलिक अंबर वही आदमी है जो निजामशाही थ्रोन के पीछे की असली ताकत था। तो जब मालोजी राजे की शादी हुई बाद में, तो उनको शाहजी और शरीफ जी ये दो बेटे हुए। इनमें से शाहजी जो थे आगे चलकर उन्हीं की शादी लखुजी राजे जाधव की बेटी जीजाबाई से हुई। मतलब लेकिन लखुजी राव जाधव जो थे उनसे एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 17वीं सदी की शुरुआत तक मुगल डेक्कन में बहुत गहराई तक घुस चुके थे। जहांगीर ने मराठाओं की ताकत को समझ लिया था और उन्हें अपने साइड आने के लिए उसने जमीनें देनी शुरू कर दी। लखुजी जो बहुत प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान थे, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और जहांगीर ने उन्हें 24,000 सैनिकों का मनसब दिया और दक्कन में बड़ी जहांगीर भी दी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद लखुजी राजे की जो लॉयल्टी थी, उनका जो ईमान था, वो फिर से जाग गया और वो फिर से वापिस निजामशाही सर्विस में लौट गए। लेकिन एक बार दुश्मन के साथ मिला हुआ आदमी भविष्य में भी ऐसी गलती कर सकता है या फिर दुश्मन के पास जाकर वापिस आना ये उसकी कोई नई चाल हो सकती है। ये सोचकर बुरहान निजाम शाह ने 25 जुलाई 1629 को लखुजी राजे को देवगिरी किले पर बुलाकर धोखे से मार दिया। अब जिस महिला के पिताजी को निजामशाही की इतनी सेवा करने के बाद भी धोखे से मार दिया गया हो, उनके मन में इन लोगों के प्रति कितना तिरस्कार होगा। और माँ जिजाऊ ने आगे जाकर अपने जो बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज को जो लेसन दिए, उन्हें जो तैयार किया, उन पर जो संस्कार किए, वो इसीलिए किए क्योंकि वो भी चाहती थी कि उनकी जमीन जल्द से जल्द इन लोगों से आजाद हो जाए। अब मालोजी राजे भोसले जो थे, उनके जो बेटे थे शाहजी राजे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शाहजी राजे के जो पिता थे मालोजी राजे भोसले, वो निजामशाही कोर्ट में पहले से अच्छे पोजीशन पर थे और इसीलिए उनकी मौत के बाद शाहजी राजे को भी कई सारी जागीरें मिली थी, जमीनें मिली थी और वो मलिक अंबर के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन फिर इसी बीच उनके मन में ये विचार भी आता था कि कब तक मुझे दूसरों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए अपने हक का स्वराज कब बनेगा। क्योंकि एक तो शाहजी राजे होशियार थे, काबिल थे, बैटल फील्ड पर भी उनका दिमाग कमाल का चलता था, उन्हें गोरिल्ला टैक्टिक्स की बहुत गहरी समझ थी, कब तेज हमला करना है, कब पीछे हटना है और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों का इस्तेमाल करके दुश्मनों की बड़ी बड़ी आर्मीज को कैसे फेल करना है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। और ये वही तरीके थे जिन्हें बाद में उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज ने और भी ज्यादा परफेक्शन के साथ इस्तेमाल किया था। लेकिन दक्कन का इलाका एक चेस बोर्ड की तरह था और शाहजी राजे बदकिस्मती से वो मोहरा बन चुके थे जिन्हें इधर से उधर चलाया जा रहा था। और जब मुगलों की पकड़ मजबूत हुई और निजामशाही टूटने लगी, तो एक समय ऐसा आया जब शाहजी राजे मुगलों से अकेले लड़ने लगे और उन्होंने अपने दम पर नासिक, पुणे और अहमदनगर जैसे एरिया में अपना कंट्रोल जमा लिया। कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि स्वराज्य की संकल्पना वो अकेले ही अपने बलबूते पर साकार कर लेंगे, लेकिन मुगल, बीजापुर और ये जो आदिल शाही थी, इन तीनों की ताकत बहुत भारी थी। इसलिए उन्होंने अकेले इनसे लड़ने के बजाय इनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। निजामशाही पूरी खत्म होने के बाद उन्होंने आदिल शाही का साथ दिया, जहां पर वो धीरे धीरे उनके सबसे ताकतवर जनरल्स में से एक बन गए। आदिल शाह ने बाद में उन्हें पूरे दक्षिण का बीजापुर का चीफ जनरल बना दिया था और उन पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जिम्मेदारी दी थी। और मजबूरी ऐसी थी उनकी कि उन्हें पूरी जिंदगी भर यही काम करना पड़ा और यही उनके जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। उन्हें राज करना आता था, उन्हें वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी की अच्छी समझ थी। एक समय में उन्होंने मुगल एम्पायर को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कभी भी अपना खुद का किंगडम नहीं मिला। वो हमेशा जनरल रहे
किंग मेकर बने, लेकिन खुद कभी राजा नहीं बन पाए। लेकिन उनका सपना बहुत जल्द उनका बेटा पूरा करने वाला था। शाहजी और जीजाबाई की शादी कोई लव स्टोरी नहीं थी। उस दौर में यही रिवाज था, शादियां प्यार नहीं फैमिलीज के बीच अलायंसेस होती थी, जो बचपन में तय होती थी और असल जिंदगी कई सालों के बाद शुरू होती थी। उन दोनों की शादी 5 नवंबर 1605 को सिंदखेड़ में हुई थी। उस वक्त जीजाबाई सिर्फ 8 साल की थी और शाहजी राजे मुश्किल से 12 साल के थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। शाहजी राजे लगातार मिलिट्री कैंपेन में लगे रहते थे, क्योंकि उस वक्त ना बहुत कम उम्र में भी आपको ऑन ग्राउंड ड्यूटी करनी पड़ती थी, इसीलिए वो कई सारे अलग अलग मिलिट्री कैंपेन्स में लगे रहते थे। जब आगे चलकर उन दोनों को बेटे हुए तो शाहजी राजे तो हमेशा बाहर ही रहते थे अलग अलग कैंपेन्स में, और घर में और किले पर जीजा माता अपने बेटों के साथ रहती थी। और इसी बीच खुद को और अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अक्सर अकेले ही एक जगह से दूसरी जगह पर अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता था, बिना किसी सुरक्षा के, हर वक्त खतरे में। उन दोनों के ना कुल 8 बच्चे हुए थे, 6 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन दिल तोड़ने वाली बात यह है कि उनकी हर एक बेटी बचपन में ही चल बसी। जरा उस दुख के बारे में सोचिए, 6 बच्चों को खो देना। जीजाबाई ने एक के बाद एक अपने 6 बच्चों को खुद अपने हाथों से दफनाया होगा, और उनके सिर्फ 2 बेटे जिंदा रहे, संभाजी और छोटे बेटे शिवाजी। तारीख थी 19 फरवरी 1630। जगह थी शिवनेरी का पहाड़ी किला, जो आज के पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर के पास है। मैंने उस जगह का एक व्लॉग भी बनाया है, बहुत ही जल्द मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के समय का माहौल कुछ ऐसा था कि निजामशाही आखिरी सांसें ले रही थी। मुगल पूरी ताकत के साथ दक्कन की तरफ बढ़ रहे थे। शाहजी राजा अपने परिवार से दूर थे। अहमदनगर के बचे कुचे हिस्सों को जिंदा रखने के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ रहे थे। जीजाबाई लगभग अकेली थी शिवनेरी किले पर, एक गर्भवती महिला एक किले के अंदर और चारों तरफ दुश्मन। सोचिए वो माहौल कैसा होगा। और अभी वीडियो के लास्ट में मैं एक और व्यक्ति की बात करने वाला हूँ, जिनका एक अहम रोल था अफजल खान को मारने के पीछे, और वो थे संभाजी। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई, छोटे भाई संभाजी की, जिनके ऊपर से फिर आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे का नाम संभाजी रखा था। तो ये जो उनके छोटे भाई थे संभाजी, ये भी काफी शूरवीर थे। और जब छोटे शिवाजी जीजाबाई के साथ रह रहे थे, तब उनके ये जो छोटे भाई थे संभाजी, ये अपनी माँ से, अपने भाई से दूर अपने पिता शाहजी राजे के साथ थे साउथ में। जब वो बड़े हुए और कनकगिरी के किले में एक बैटल के बीच थे, तो उन्हें धोखे से मार दिया गया था, और उन्हें मारने वाला था अफजल खान, वही बीजापुर का जनरल जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के नीचे मार गिराया था। इसीलिए उनका जिक्र, उनके भाई संभाजी का जिक्र करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बाद में महाराज को अफजल खान को मारने का जो मोटिवेशन था वो यही से आया था, क्योंकि अफजल ने उनके छोटे भाई को धोखे से मारा था। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सिंपल भाषा में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारा इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।